इसका मतलब जब भी हम वैल्यू डालेंगे तो ये हमारा पीसी का पीए का वैल्यू डालेंगे, पीए का वैल्यू पीबी का वैल्यू डालेंगे तो मिलेगा पीसी का वैल्यू। अब हम करते ये हैं कि इस इक्वेशन पे, चूंकि इसमें तो हर कुछ पॉजिटिव आना है, अगर हम साइन प्लस माइनस के टर्म में मेरा आंसर आए, इसके लिए हम लोग इम्पोज कर देते हैं कन्वेंशन, मतलब डिस्टेंस के साथ हम लोग कन्वेंशन इम्पोज कर रहे हैं। अब कन्वेंशन इम्पोज करते हैं तो इधर में मान लिया कि जो राइट डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया जो पार्ट इसमें कि जो पॉजिटिव। अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसके पोजीशन को मैं इंडिकेट करता हूं एक्स से, इसके पोजीशन को इंडिकेट करता हूं मैं वाई से, और सी के पोजीशन को इंडिकेट कर देते हैं हम लोग जेड से। अब हम लोग जब पी सी लिखने जाएंगे तो प्लस ऑफ जेड लिखेंगे, ये हो गया प्लस ऑफ जेड इक्वल्स टू पी ए लिखने जाएंगे तो लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स, प्लस पीबी जब लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे प्लस ऑफ वाई, ये हो गया मेरा प्लस ऑफ वाई। सो वी गेट इक्वेशन जेड इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स। अब ये जो इक्वेशन है ये मॉडिफाइड इक्वेशन है हमारा, जबकि एक्चुअल इक्वेशन हमारा ये था डिस्टेंस फॉर्म वाला। अब अगर मान लो हमारे पास सिचुएशन आता है कि जो इस क्वेश्चन में यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब जो ये रिलेशन है पीसी, उसके हिसाब से 30 प्लस 20 मतलब आंसर आना चाहिए हमारा 50 सेंटीमीटर। अब ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है आफ्टर इम्पोजिंग द साइन कन्वेंशन, इसमें अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं बिना किसी साइन कन्वेंशन को लगाए हुए, तो y की जगह हो गया 20, x की जगह पे हो गया 30, तो z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -10, जो कि एब्सोल्युटली हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा, जबकि इसका आंसर कितना आना चाहिए 50 होना चाहिए। तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि अगर इसमें डायरेक्टली ये चूंकि मॉडिफाइड इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। इसका मतलब ये कि अगर एट द टाइम ऑफ डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन हम लोगों ने साइन कन्वेंशन इम्पोज किया है, तो एट द टाइम ऑफ पुटिंग अप द न्यूमेरिकल वैल्यू वी हैव टू अगेन यूज साइन कन्वेंशन फॉर द नोन क्वांटिटीज। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो x30 जो हमारा ई से लेफ्ट की तरफ है, तो इसके साथ हम लगाते हैं -30। जो हम y का बात कर रहे हैं b, वो राइट की तरफ है, तो y के लिए हम लिखेंगे +20। अगर हम फिर से साइन कन्वेंशन लिखेंगे, ये चूंकि अननोन है कि इस पे साइन कन्वेंशन नहीं लगाया, तो z इक्वल्स टू हमारा हो गया y की जगह हमने लिख लिया +20 माइनस ऑफ 30, तो ये वैल्यू आ गया +50 सेंटीमीटर। और +50 सेंटीमीटर इंडिकेट करने का मतलब है कि सी का जो पोजीशन है पोल से किधर की तरफ, राइट की तरफ, और उसका जो वैल्यू आया पोल से जो डिस्टेंस आएगा दैट कम्स आउट टू बी 50 सेंटीमीटर। इसका सीधा सा मतलब है कि इस इक्वेशन में साइन कन्वेंशन इम्पोज करने के बाद जो हमने इक्वेशन निकाला है उस पे एट द टाइम ऑफ पुटिंग ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन अगेन। तो सेम हमारा ऑप्टिक्स के अंदर होगा। ऑप्टिक्स में जब भी हम कोई इक्वेशन का डेरिवेशन करने जाते हैं तो पहले हम लोग चूंकि ट्राइंगल का यूज करते हैं तो हर लेंथ हमारा पॉजिटिव होगा, तो जो हमारा इक्वेशन आता है उसमें हर क्वांटिटी होगा पॉजिटिव। अब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं साइन कन्वेंशन सो दैट वी कैन गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ प्लस माइनस, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करने की स्थिति में होंगे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट या इमेज है वो रिलेटिव टू द पोल लेफ्ट में है या फिर राइट में है। तो इस चीज को यूज करने के लिए हम यहाँ पे इम्पोजिशन ऑफ साइन कन्वेंशन लेकर के इक्वेशन डिराइव करते हैं, बट इस इक्वेशन में हम डायरेक्टली अब वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन अगेन टू ब्रिंग इट बैक इन द ओरिजिनल फॉर्म। और जो हमारा अननोन क्वांटिटी है उसका जो रिजल्ट है, मान लो कि रिजल्ट हमारा निगेटिव आ रहा था, इसका मतलब है कि जिसमें हम डेरिवेशन कर रहे होंगे तो वो चीज हमारा पोल से किधर की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। अगर हमारा रिजल्ट प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि जिस समय हम डेरिवेशन कर रहे होंगे उस समय पे वो अननोन क्वांटिटी हमारा पी से किधर होगा, तो राइट की तरफ होगा। तो ये हमारा बेसिक चीज है कि जब भी किसी डेरिवेशन को करेंगे हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्म में इक्वेशन आएगा, उसके बाद फिर इम्पोजिशन ऑफ साइन कन्वेंशन लिखेंगे, एंड एट द तीसरा स्टेप होगा एट द टाइम ऑफ solving the numerical we have to use sign convention, appropriate sign convention for the known quantities, और unknown quantity का result will give position of unknown quantity relative to the pole of the mirror।
तो मेरे ख्याल से आप क्लियर होगा कि एट द टाइम ऑफ डेरिवेशन अगर हम इम्पोजिशन ऑफ साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। नहीं तो डायरेक्ट अगर इसमें वैल्यू डालते तो हमारा आंसर तो सही आता, बट ये नहीं बता पाता कि पोजीशन पोल से हमारा राइट है या फिर लेफ्ट है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो पीए का वैल्यू अगर 20 और 30 डालते हैं, ठीक है, ये 50 आ रहा है, बट ये 50 वैल्यू जो आएगा वो हर हालत में हमारा जो देगा आंसर तो 50 मिल गया, बट इसके साथ प्लस एसोसिएटेड था, माइनस एसोसिएटेड था, ये बात हम नहीं बता सकते क्योंकि उस केस में हमने कोई साइन कन्वेंशन का यहाँ पे यूज नहीं किया होगा। तो इस हिसाब से जो है हम लोग जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन होगा वो होगा लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो मिरर इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया, अब जाएंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमको पता है कि पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का बात करते हैं, या फिर हम इस चीज को अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन लिखने जाते हैं तो एच आई को इंडिकेट कर सकते हैं एज साइज ऑफ इमेज और एच नॉट को हम बोल सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बी का जो पोजीशन है प्रिंसिपल एक्सिस से इसके पोजीशन को हम लोग एच नॉट से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे और बी डैश को हम लोग इंडिकेट करते हैं यहाँ से, तो इसको हम लोग ए डैश बी डैश की जगह पर हमने क्या लिख लिया, एच आई लिख लिया। अब हमको जो डेरिवेशन करना है मतलब एच आई बाय एच नॉट आना चाहिए, मतलब ए डैश बी डैश बाय ए बी होना चाहिए। ए डैश बी डैश बाय ए बी लाने के लिए हमारे पास ये है कि ये जो दो है tan थीटा वाले, अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो उसमें ए डैश बी डैश वाला आ जाएगा, या फिर इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन आ सकता है। तो बेटर हम लोग tan थीटा वाला यूज करते हैं क्योंकि इसमें पोजीशन जितना भी पी ए और पी ए डैश है वो रिलेटेड टू द पोल है, जबकि यहाँ पे सी ए और सी ए डैश को हमको चेंज करना पड़ेगा, पहले पी से हमको पोजीशन लेना पड़ेगा। सो विल गो फॉर tan थीटा। सो सेकेंड डेरिवेशन जो लीनियर मैग्निफिकेशन का है उसके लिए अगर हम लोग जाते हैं यहां से, तो tan थीटा को अगर हम इक्वल लेके जाएंगे तो ये हो गया मेरा ए डैश बी डैश बाय पी ए डैश इक्वल्स टू ए बी बाय पी ए। अब ए डैश बी डैश बाय ए बी ये हो गया मेरा पी ए डैश बाय पी ए। अब हमको ये हो गया इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में। अब इम्पोजिशन ऑफ साइन कन्वेंशन पे जाते हैं ताकि हमारा रिजल्ट जो है प्लस माइनस के टर्म में हमारा आ सके। तो इसके ऊपर अगर कोई पोजीशन उसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो नीचे जो होगा उसको निगेटिव, तो ए डैश बी डैश, तो बी डैश का पोजीशन हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो एच आई शुड बी टेकन एज नेगेटिव। तो ये हो गया मेरा माइनस ऑफ एच आई डिवाइडेड बाय ए बी। ये बी का पोजीशन प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, प्लस में लेंगे तो प्लस ऑफ एच नॉट इक्वल्स टू, अब हम पी ए डैश का बात करेंगे तो पी ए डैश हमारा लेफ्ट की तरफ है तो हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ बी। पी ए हमारा ए जो है पोजीशन पोल से लेफ्ट की तरफ है इसलिए हम लोग इसको लेंगे माइनस ऑफ यू। माइनस माइनस यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस इधर ले आते हैं तो एच आई बाय एच नॉट का जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ बी बाय यू। एच आई बाय एच को हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। सो एम इक्वल्स टू हमारा हो गया माइनस ऑफ बी बाय यू। तो ये हो गया हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन। तो इक्वेशन मिरर इक्वेशन हो गया 1 by b plus 1 by u equals to 1 by f. Using mirror equation we can find position of image relative to the pole of the mirror, and then using linear magnification we can find position of image relative to the pole of the mirror. और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए बात करें तो साइज ऑफ इमेज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं यूजिंग लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये हो गया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन का यूजुअली हमको जरूरत पड़ेगा। दूसरा बात, जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के अंदर तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी हम नोन क्वांटिटी की तरह लेकर के चल रहे हैं उस नोन क्वांटिटी के साथ सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन को यूज करके प्लस माइनस आइडेंटिफाई कर लेंगे, देन ओनली वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो ये हो गया कि नोन क्वांटिटी के साथ साइन कन्वेंशन अप्लाई करके ही हम क्वेश्चन को जो है आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये इन सब के बाद हम लोग पहले जाते हैं कुछ कि जो हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो इमेज फॉर्मेशन में लिया कि अगर हम किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेते हैं
तो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट से कम 2 रे निकाल लिया, और उस केस में हम लोग जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। या फिर अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बात करें तो इनकमिंग इंसिडेंट है, कम से कम 2 इनकमिंग इंसिडेंट रे होगा, उनको यूज करके जो है हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल रिफ्लेक्शन यूज करेंगे, एंड देन वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि अब हर बार हम जो है 2 रे निकालें, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके उसके फिर वो कर रहा है या फिर एप्रियर टू डाइवर्ज हो रहा है किसी पॉइंट से, तो उसको हम इमेज की तरह लेंगे, तो वो थोड़ा एक टीडियस प्रोसेस हो सकता है। इसलिए हम लोग कुछ सेट ऑफ रेज बना लेते हैं सो दैट इमेज का फॉर्मेशन हम लोग जो है जल्दी कर पाए। तो उस चीज के लिए हम लोग कुछ सेट ऑफ रेज डिसाइड करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। तो उसको लेकर के हम लोग चलते हैं। सबसे पहले टू अंडरस्टैंड हम लोग ले लेते हैं एक कॉन्केव स्फेरिकल मिरर इधर, और दूसरा इधर ले लेते हैं हम लोग कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर के हिसाब से जाएंगे तो यहां समवेयर इस जगह पे होगा। फोकल पॉइंट जो होगा वो मिरर के सामने हो गया, ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी उसी तरह से अगर हम लोग कोई भी पी यहाँ इंडिकेट कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल पॉइंट एंड सेंटर कर्वेचर ऑल लाई बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ पे ही पे हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हम कहीं पे ले लेते हैं फोकल पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग जो है सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सिमिलर वे में तो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ले लिया। अब कुछ सेट ऑफ रेज को जो हम लोग यहाँ से यूज करेंगे वो ये, अब यहाँ से लेंगे कि एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकल पॉइंट। तो हम लोग पहला जो ले सकते हैं इंसिडेंट रे, अगर हम इसको I1 शो करते हैं तो एक रे हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया मेरा I1। सेकंड बताया था कि एनी रे दैट विल पास थ्रू फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग यहाँ से सोर्स से ले लेते हैं फोकल पॉइंट से पास करता हुआ, तो ये अगर हम लेते हैं रे नंबर 2, तो इसको लिया I2, and after reflection it will become parallel to the principal axis। तो ये हम लोगों ने ले लिया parallel to the principal axis, ये हो गया R2। अब R1 और R2 दोनों एक्चुअली मीट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं S डैश, जो इमेज का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तीसरा रे कौन सा चूज कर सकते हैं? तीसरा रे बताया था कि एनी रे that will be in the line of center of curvature after reflection will retrace its path। तो retrace its path के हिसाब से जाएंगे तो एक रे हम लोग लेते हैं जो हमारा C से पास करेगा, ये हो गया हमारा I3, तो ये हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन विल retrace its path, तो ये हो गया हमारा R3। इसको मैं I रिप्रेजेंट कर देता हूं बेटर है, ये हो गया इमेज, ठीक है। चौथा रे जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वो ये है, बताया था कि एनी रे दैट विल फॉल ऑन द पोल ऑफ द मिरर। तो ये ले लिया, अगर मान लो I4, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा R4। और सारा रे अगर हम देखें तो किस पॉइंट से कट करता हुआ जा रहा है? I से। तुम लोग बोलेंगे कोई भी सेट ऑफ रेज को हम 2 सेट ऑफ रे को यूज कर लें तो इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेम वे में अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में जाते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में एक बात ये है कि एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो जो है फोकल पॉइंट से पास तो नहीं करेगा बट एपियर टू क्या होगा? पास थ्रू फोकल पॉइंट। तो इसमें हम लोग बात करें कि एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल ईदर पास थ्रू फोकल पॉइंट और एपियर टू पास थ्रू फोकल पॉइंट। तो इस केस में हमारा जो बात करेंगे ये हो गया कि ये एपियर टू पास थ्रू फोकल पॉइंट होगा, मतलब ये रे चला जाएगा हमारा इधर की तरफ। तो अगर हम इसको I1 लिखेंगे तो ये हो गया हमारा R1।
दूसरा बताया कि एनी रे दैट विल बी इन द लाइन ऑफ फोकल पॉइंट और पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब है कि कोई भी इंसिडेंट रे इन द लाइन ऑफ फोकल पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं, मान लो ये लिया हमने, ये हो गया I2, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इसको लेते हैं, तो ये हो गया हमारा R2। अब हम देख सकते हैं कि R1 और R2 दोनों डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं। इसका मतलब ये दोनों किसी हालत में नहीं मीट कर सकता। तो हम लोग इसको देखेंगे किस पॉइंट से ये रेज जो है निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो इस पॉइंट से निकलता हुआ नजर आएगा, तो इसको हम बोलेंगे इमेज। नेक्स्ट अगर हम लोग रे का बात करें कि एनी रे इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, एनी रे इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर रहता है तो बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, सो एंगल रिफ्लेक्शन 0, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल रिट्रेस हिज पाथ। तो अगर हम लोग तीसरा रे लेते हैं इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये हो गया कि ये रे जो हमारा इस पे फॉल कर रहा है, ये अगर हम I3 लेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो गया हमारा R3। अब R1 और R3 दोनों एक दूसरे से डाइवर्स हो रहा है, R3 R2 एक दूसरे से डाइवर्स हो रहा है। इसका मतलब ये मीट नहीं कर सकता। तुम देखेंगे किस पॉइंट से निकलता हुआ नजर आएगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये यहाँ से नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा जो अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम I है। नेक्स्ट बताया था चौथा रे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जो कि पोल पे फॉल करेगा। तो हम लोग लेते हैं पोल ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेकर के चलेंगे। तो उस केस में हमारा जो ये रे है R4 वो चला गया इधर की तरफ, R4 R2 R3 R1 सब डाइवर्जिंग है, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये I से निकलता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि इन 4 रेज में से हम लोग किसी भी 2 रे को यूज करके जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज कर लेते हैं। तो पहला रे हो गया कि एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकल पॉइंट और अपीयर टू पास थ्रू फोकल पॉइंट। सेकंड, एनी रे पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट और एनी रे इन द लाइन ऑफ फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रे जो हम कंसिडर कर सकते हैं दैट इज एनी रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और एनी रे इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल रिट्रेस हिज पाथ। और चौथा हो गया कि एनी रे दैट विल फॉल ऑन पोल यूजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल रिफ्लेक्शन विल go on other side of principal axis. Using these 4 rays we can form any image. So इमेज फॉर्मेशन के लिए ये 4 रे का हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी भी 2 सेट ऑफ रे को हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मोस्टली मेरा जो हैबिट होगा हम लोग या तो ले सकते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला एक, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला, या फिर पोल से पे फॉल करने वाला। ऐसे अकॉर्डिंग टू द नीड हम लोग किसी भी 2 सेट को लेकर यूज कर सकते हैं।